हेलो एंड वेलकम टू मार्गदर्शन आईएएस। जय हिंद। फाइनली हरियाणा पीसीएस 2026 का पेपर आज कंक्लूड हुआ। पेपर का फर्स्ट रिएक्शन कैसा था, मतलब आप सब तो जानते होंगे। द पेपर वाज नॉट एन इजी पेपर, मॉडरेट से टफ की तरफ पेपर था, इजी बिल्कुल नहीं था। लास्ट ईयर भी बहुत सरप्राइजेस लेकर आया हरियाणा का पेपर और इस साल भी सरप्राइज लेकर आया। आज एमपी पीसीएस का भी पेपर था, लेकिन एमपी पीसीएस वाज मच मोर इजियर देन हरियाणा पीसीएस। ओके, और वैसे भी बिहार का अभी तो भाई मेंस चल रहा है। आज तो जीएस पेपर 1 का पेपर था और ऐसे का हो चुका था, तो बहुत सारी चीजें हो रही हैं गाइस। तो अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो ना, तो फिर इन सारे स्टेट्स के जो पेपर हैं उनसे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आपकी रिवीजन हो सकती है, आपके एक्टिव रिकॉल हो सकता है, कहां पर आप पहुंच चुके हो। इस वीडियो में हम लोग जिक्र करेंगे हरियाणा पीसीएस के जो पॉलिटी और आईआर का सेक्शन है, वो हम लोग आज डिटेल में डिस्कस करेंगे कि क्वेश्चंस किस टाइप के आए थे, स्टेटमेंट वाले कैसे क्वेश्चंस आए थे, कितना टफ हो सकता है। और कोशिश कीजिएगा कि आप भी पेन पेपर लेके बैठे, कितना आपका सही हो रहा है। ये आपका रिवीजन भी हो सकता है, ठीक है। आपका कितना सही हो रहा है और आप मुझे कमेंट में करके बता दीजिएगा पॉलिटी और आईआर के सेक्शंस में से, ठीक है। लेट अस गेट स्टार्टेड विदाउट वेस्टिंग टाइम। एक क्वेश्चन इन लोगों ने पूछा था, ये हरियाणा स्पेसिफिक क्वेश्चन था, सो मैं इसका आंसर फटाक से आपको बता दूंगा। तो इन्होंने पूछा था प्रेसिडेंट रूल इन हरियाणा। ओके, तो जब प्रेसिडेंट इमरजेंसी लगाते हैं तो वो आर्टिकल 356 के हिसाब से लगाते हैं। तो ये इमरजेंसी प्रोविजन हमारे यूपीएससी में भी कॉन्स्टिट्यूशनल और इमरजेंसी प्रोविजन का एक पूरा ग्रुप है। नाउ इन लोगों ने क्या पूछा है कि हरियाणा में जब कब कब प्रेसिडेंट रूल लगाया गया था। तो ये बहुत फैक्चुअल है, ठीक है, इसमें लॉजिक का कोई काम नहीं है। दिस इज वेरी फैक्चुअल कि प्रेसिडेंट रूल हरियाणा में अब तक 3 बार लगाया जा चुका है, करेक्ट। फर्स्ट टाइम पे जब प्रेसिडेंट रूल लगाया गया था तो उस टाइम पे 1967 में लगाया गया था, इन द फॉल ऑफ राव बीरेंद्र सिंह, जो कि संयुक्त विधायक दल गवर्नमेंट चला रहे थे, ठीक है। ये दोनों स्टेटमेंट सही है और उसका रीजन यही है। ये पहली बार ऐसा सिचुएशन हुआ था जहां पर आपने सुना होगा आया राम गया राम जो कल्चर यूज हुआ था, कि आए नहीं कि चले गए। इस टाइप की पॉलिटिकल पार्टीज एग्जिस्ट कर रही थी 1967 में टाइम पे, ठीक है। पॉलिटिकल टर्मोइल काफी ज्यादा हो रहा था, नेहरू जी की डेथ हो चुकी थी, तो काफी सारे ऊहापोह हो रहा था अलग अलग राजनीति में। ऑलराइट, बिना इसके अंदर घुसे हुए हम लोग दूसरे क्वेश्चन में चलते हैं। सो बोथ स्टेटमेंट, ये इसका सही असर्शन है, यानी कि बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर ट्रू, और ये इसका सही एक्सप्लेनेशन है, ठीक। नाउ अब दूसरा क्वेश्चन आते हैं। ये आपका रिवीजन है, सॉल्व करके बताना, वीडियो पॉज करके बताना, ठीक है। नंबर 1, कंसिडर द फॉलोइंग। ये सारी की सारी एक्टिविटीज हैं, ठीक है। कौन सी चीजें किस लिस्ट में इंक्लूड है। अब आपको क्या दिया है, एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर यूनियन लिस्ट में दिया है, लाइफ स्टॉक एनिमल हस्बेंड्री स्टेट लिस्ट में है, एजुकेशन कॉन्करेंट लिस्ट में है। ओके, कितने क्वेश्चन सही होंगे, सिर्फ ये गलत है। एग्रीकल्चर हमारा एंट्री 14 शेड्यूल 7 में है, जो कि स्टेट लिस्ट में आता है, ठीक है। राज्य जो है वो पूरा पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है एग्रीकल्चर का। ऑलराइट, लाइफ स्टॉक और एनिमल हस्बेंड्री स्टेट लिस्ट में ये एंट्री नंबर 15 आता है शेड्यूल 7 में, ठीक। शिक्षा जो है वो कॉन्करेंट लिस्ट होती है, जिस पर राज्य और केंद्र दोनों ही कानून बना सकते हैं, और इस पर ये फेडरल स्ट्रक्चर भी है हमारा, ठीक है। इस पे दोनों काम आएंगे। तो इसमें से कितने पेयर्स जो हैं वो करेक्टली मैच्ड हैं, आप कहेंगे ओनली 2 पेयर्स आर करेक्टली मैच्ड, ठीक है। नाउ अब आते हैं हम लोग यहां पे दूसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन जो है वो बात कर रहा है हमारे ग्राम सभा से रिलेटेड, ठीक है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, लॉजिकल है, देखिएगा। ग्राम सभा कंप्राइजेज द एंटायर पॉपुलेशन रिसाइडिंग इन अ विलेज। तो एक गांव में जितनी भी पॉपुलेशन है वो ग्राम सभा होती है। तो ऐसा नहीं है, जितनी पॉपुलेशन नहीं है ग्राम सभा में, जो वोटर लिस्ट में होंगे उसको ग्राम सभा में हम पॉपुलेशन में इंक्लूड करेंगे, ठीक है। जो 18 साल से कम होंगे वो सभा में नहीं आएंगे, ठीक है, क्योंकि वो पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे किसी भी पॉलिसी मेकिंग और एक्टिविटीज में, ठीक है, क्योंकि वो 18 साल से नीचे के हैं, वोटिंग राइट्स नहीं है उनके पास। उसके बाद इलेक्शन टू द पंचायत आर कंडक्टेड बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। जिस दिन इलेक्शन कमीशन ये इलेक्शन कराने लगे तो भाई क्या बात ही थी, ठीक है। तो इलेक्शन कमीशन नहीं करवाती है, स्टेट राज्य करवाती है, ठीक है। स्टेट इलेक्शन कमीशन करवाती है और पंचायत का चुनाव, ठीक है। ये भी इनकरेक्ट हमारा हो गया है। तीसरा क्या स्टेटमेंट है
कि पंचायत डिसॉल्व हो जाती है बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द पीरियड ऑफ 5 ईयर और फिर से रिकॉन्स्टिट्यूट हो जाती है, फंक्शंस ओनली ऑन द फॉर द रिमेनिंग पीरियड। ठीक है, तो ये बिल्कुल ट्रू सेंस में माना गया है। पंचायत कैन बी गिवन द पावर टू लेवाई टैक्सेस बाय द स्टेट। बिल्कुल, पंचायत जो है मतलब स्टेट गवर्नमेंट जो है वहां से पंचायत को पावर मिलती है कि वो टैक्सेस वगैरह लेवाई कर सकते हैं, किन चीजों पे, अप्रोप्रिएट टैक्सेस, ड्यूटीज, टोल, फीस वगैरह ले सकते हैं, लेकिन राज्य सरकार के अनुमति से वो करेंगे। पंचायत को अपने मन से पंचायत नहीं कर सकती, राज्य सरकार की अगर इजाजत हो तो ये दिया हुआ अंडर आर्टिकल 243H के तहत यहां पर दिया हुआ है इसका मतलब। ठीक है, यानी कि 2 इसमें से इनकरेक्ट है, 2 सही हैं। अब आते हैं हम लोग यहां पे, ये क्वेश्चन देखिए, लंबा चौड़ा क्वेश्चन है। यहां पर दे रखा है ओनली 1 स्टेटमेंट, ओनली 2 स्टेटमेंट। न जाने यहां पे स्टेटमेंट क्यों दे रखा है, ओनली 1 ओनली 2 भी दे देता तो काम चल जाता। स्टेटमेंट जबरदस्ती यहां पे दे रखा है, जबकि यहां लिखा हुआ है हाउ मेनी स्टेटमेंट्स आर गिवन आर करेक्ट। ओके, 4 स्टेटमेंट्स हैं, लेंदी है, हमें रीडिंग स्पीड अपनी तेज करनी पड़ेगी। ऑलराइट, हरियाणा में भी एग्जैक्टली 100 क्वेश्चंस आते हैं और बिल्कुल मतलब ये क्वेश्चन यूपीएससी के लेवल का ही है। ठीक है, तो पार्लियामेंट में बाय लॉ क्रिएट अ लेजिस्लेटिव काउंसिल इन अ स्टेट। ठीक है, पार्लियामेंट जो है लेजिस्लेटिव काउंसिल स्टेट में बना सकती है। ओके, अगर लेजिस्लेटिव असेंबली उस स्टेट की पास करती है एक रेजोल्यूशन विद सिंपल मेजॉरिटी। ओके, जब ऐसी सारी चीजें होती है ना गाइस, तो सिंपल मेजॉरिटी से काम नहीं चलता है, यहां पर आता है स्पेशल मेजॉरिटी। ठीक है, स्पेशल मेजॉरिटी 2/3। ठीक है, 2/3 लोग पार्टिसिपेट हो, प्रेजेंट और पार्टिसिपेट होने चाहिए, वोट करने चाहिए। ठीक है, स्पेशल मेजॉरिटी यहां पे होनी चाहिए, बाकी सारी चीजें सेम है। उसके बाद दूसरा क्या है, लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट हैज नो रोल टू प्ले इन द अबॉलिशन ऑफ नेशनल काउंसिल ऑफ द स्टेट। भाई ऐसा कैसे हो सकता है, जब लेजिस्लेटिव काउंसिल बन रही है तो आप लेजिस्लेटिव असेंबली का रोल प्ले करवा रहे हैं, तो जब लेजिस्लेटिव काउंसिल डिसॉल्व हो रही है तो क्या लेजिस्लेटिव असेंबली का रोल नहीं होगा? बिल्कुल होगा। ये कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है स्टेटमेंट, राइट? तो अपने आप में ये इनकरेक्ट हो जाएगा। अब आते हैं टोटल नंबर ऑफ मेंबर जो लेजिस्लेटिव काउंसिल हैं ऑफ द स्टेट कैन नॉट एक्सीड 1/3 ऑफ द नंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट, राइट? तो जो भी स्ट्रेंथ होगी हमारी लेजिस्लेटिव असेंबली की, विधानसभा की, उसकी 1/3 मेंबर किसमें होंगे? हमारे लेजिस्लेटिव काउंसिल में होंगे। ये सही है। 1/12 ऑफ 1/12 यानी 1/12 मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल आर इलेक्टेड बाय द पर्सन रिसाइडिंग इन द स्टेट हु हैव बीन ग्रेजुएट फॉर एटलीस्ट 3 years। ये करेक्ट है, यानी कि इसमें 2 स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, 3 स्टेटमेंट करेक्ट है। सॉरी, 2 स्टेटमेंट करेक्ट, 2 इनकरेक्ट। यहां पे मैंने एडिशनल दिया हुआ है, आर्टिकल 171 के अंदर मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ द काउंसिल इज फिक्स्ड एट 1/3 ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द असेंबली विद अ मिनिमम नंबर ऑफ 40 मेंबर्स। ठीक है, मिनिमम 40 मेंबर्स होने चाहिए काउंसिल में, और मैक्सिमम तो मतलब वही है कि 1/3 आपका होना चाहिए, जो कि ये स्टेटमेंट दिखा रहा है। ठीक है, अब आते हैं हम अपने इस वाले क्वेश्चन पे। ऑलराइट, ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, शेड्यूल के ऊपर क्वेश्चन है, शेड्यूल 4, 5, 6। ओके, ये प्रॉब्ली यूपीएससी में भी पूछा जा सकता है, क्योंकि अभी जो शेड्यूल 6 के ऊपर बवाल हुआ है लद्दाख में, उनको डिमांड है शेड्यूल 6 में उनको प्लेस किया जाए। ध्यान दीजिएगा, शेड्यूल 5 और शेड्यूल 6 में अंतर क्या है, वो बहुत बेसिक अंतर जो कि यहीं दिया हुआ है। ओके, तो ये पूछ रहे हैं, ये ट्राइब एडवाइजरी काउंसिल शेड्यूल 4 में आता है, ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट शेड्यूल 6 में आता है, रीजनल काउंसिल शेड्यूल 5 में आता है क्या? तो ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल क्रिएट किया जाता है शेड्यूल 5 में। ठीक है, सिर्फ काउंसिल्स क्रिएट किया जाता है, इंडिपेंडेंट अथॉरिटी नहीं रहती है उनके पास। ठीक है, और यहां पे सिर्फ काउंसिल क्रिएट किया गया। यहां पर ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट, ये क्या है? ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट शेड्यूल 6 में है, बिल्कुल। तो यही अंतर है शेड्यूल 5 और शेड्यूल 6 में। यहां पर जितने भी स्टेट हैं इंडिया में, अदर देन द 7 स्टेट्स, ठीक है, जितने भी स्टेट हैं इंडिया में, वहां पर अगर ट्राइबल जनता है तो वो इस बेसिस पर ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल शेड्यूल 5 में है। लेकिन ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट वाले शेड्यूल 6 में वो सारे स्टेट हैं, जैसे आपका नागालैंड, त्रिपुरा, आसाम, मणिपुर जैसे स्टेट्स जो हैं वो इसमें आ सकते हैं। क्यों आएंगे 6 में? क्योंकि
उनके पास एक तो स्पेशल राइट दिया गया है, दूसरा ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट उनकी बन सकती है और रीजनल काउंसिल्स वो अपनी बना सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर होगा शेड्यूल 6, यहां पर सही है शेड्यूल 6, और ये शेड्यूल 4 नहीं होगा, शेड्यूल 4 राज्यसभा से रिलेटेड होगा, तो एक ही पेयर इसका सही है। ओके, समझ में आ रहा है? आगे बढ़े। नाउ नेक्स्ट बात कर रहा है इंटर स्टेट काउंसिल की। ठीक है, इंटर स्टेट काउंसिल आप भी पढ़ लीजिएगा, यूपीएससी भी इससे क्वेश्चन पूछ चुकी थी, और पीएम का क्या रोल होता है इंटर स्टेट काउंसिल में, संविधान में किस आर्टिकल में इंटर स्टेट काउंसिल दिया हुआ है। तो ये लोग ये पूछ रहे हैं, इंटर स्टेट काउंसिल कैन इंक्वायर इनटू डिस्प्यूट बिटवीन स्टेट्स, बिल्कुल इसीलिए बनाई है। ठीक है, फिर बता रहा है कि इट कैन डिस्कस सब्जेक्ट्स इन विच स्टेट्स और द यूनियन एंड वन और मोर स्टेट्स हैव कॉमन इंटरेस्ट, बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक, उसके बाद आता है यूनियन टेरिटरीज आर नॉट रिप्रेजेंटेड इन द इंटर स्टेट काउंसिल, ऐसा नहीं है। यूनियन टेरिटरीज स्पेसिफिकली दिल्ली और पुडुचेरी दे इंक्लूड, दे आर पार्ट ऑफ इंटर स्टेट वाले में आते हैं। ठीक है, मैंने एक लगाया हुआ है यहां पे नोट कि 263 आर्टिकल में जिक्र किया जाता है इंटर स्टेट काउंसिल का। यूटीज जैसे कि दिल्ली और पुडुचेरी ये रिप्रेजेंट करते हैं, कौन? चीफ मिनिस्टर्स रिप्रेजेंट करते हैं इंटर स्टेट काउंसिल में जो मीटिंग होती है। दूसरा, यूटीज विदाउट लेजिस्लेटिव असेंबली आर रिप्रेजेंटेड बाय देयर एडमिनिस्ट्रेटर। ठीक है, तो एडमिनिस्ट्रेटर जो भी वहां पर एग्जीक्यूटिव फंक्शंस देख रहा होगा, वो लेफ्टिनेंट गवर्नर वगैरह, ठीक है, वो देख सकते हैं यहां पे। ठीक, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज टॉक्स अबाउट, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी बिल से रिलेटेड। सो कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द जॉइंट सिटिंग ऑफ द टू हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। ठीक है, जॉइंट सिटिंग के ऊपर है, तो ये पूछ रहा है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन कॉल अ जॉइंट सिटिंग ऑफ द पार्लियामेंट। कब प्रेसिडेंट ज्वाइंट सिटिंग बुला सकते हैं पार्लियामेंट की, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा को एक साथ। अभी जो वक्फ बोर्ड वाला मामला था वो जेपीसी में ही चला गया था। ठीक है, तो ज्वाइंट सिटिंग में क्या है देख लीजिए यहां पे, इफ आफ्टर अ बिल हैज बीन पास्ड बाय वन हाउस एंड ट्रांसमिटेड टू द अदर हाउस एंड द बिल इज रिजेक्टेड बाय द अदर हाउस, तब बुलाया जा सकता है क्या नाम है इसका, ज्वाइंट सिटिंग का मीटिंग। बिल्कुल, यस। If there is a disagreement among the houses regarding the amendment to made in a bill, तो भी बुलाया जा सकता है। यही हुआ था वक्फ बोर्ड में भी, जीएसटी पे भी एक बार मेरे ख्याल से हो चुका है। If more than 3 months lapse from the date of the reception of the bill by the other house without the bill is being passed by it, तो कोई कैप नहीं है यहां पे। There is no 3 months pass, 2 months pass, 90 days pass। ठीक है, तो ओनली 2 स्टेटमेंट, दीज 2 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ये इसलिए नहीं करेक्ट है क्योंकि यहां पे एक कैप दे दिया है 3 महीने लैप्स वाला। ठीक, ओनली मतलब इसमें कितने करेक्ट हैं? 2 करेक्ट हैं। ठीक, अब आते हैं ये वाले क्वेश्चन पे, ये एक्सट्रीम स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है। टर्म जुडिशियल रिव्यू इज एक्सप्लिसिटली मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। नो, जुडिशियल रिव्यू इज नॉट एक्सप्लिसिटली मेंशन्ड, बट इन वेरियस प्रोविजंस, जैसे आर्टिकल 226 में, सुप्रीम कोर्ट की पावर में, यहां पर, क्योंकि ये बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। ठीक है, ना तो बेसिक स्ट्रक्चर डायरेक्टली मेंशन्ड है, ना ही जुडिशियल रिव्यू मेंशन है। कंप्लीट जस्टिस के बारे में बात होती है आर्टिकल 141, 142 से रिलेटेड, लेकिन जुडिशियल रिव्यू कहीं मेंशन नहीं किया हुआ है, तो ये इनकरेक्ट है। ठीक है, फिर दूसरा क्या कह रहा है कि जुडिशियल रिव्यू, सुप्रीम कोर्ट रिव्यू कर सकती है वो लॉ जो कि वॉयलेट कर रहा है फेडरल स्ट्रक्चर के ढांचे को, सेंटर स्टेट के बीच में जो टेंशन हो रही है। तो डेफिनेटली यहां पर जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। जीएसटी का मैटर होगा, रिव्यू हो सकता है। यहां पे सेंटर स्टेट एजुकेशन का मैटर होगा, हो सकता है। ओके, तो ये स्टेटमेंट क्या पूछ रहा है? बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट आर ट्रू। स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स बट स्टेटमेंट 2 इज ट्रू। ठीक है, डी वुड बी द राइट आंसर इसका। ओके, नेक्स्ट क्या बात कर रहा है यहां पे? ये सारे केसेस हैं। ठीक है, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर रिगार्डिंग द लैंडमार्क पीआईएल केसेस इन इंडिया। लैंडमार्क पीआईएल केसेस इन इंडिया, ये केसेस हैं और ये लैंडमार्क केसेस हैं। ठीक, तो हुसैनारा खातून वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार अंडर ट्रायल प्रिजनर के केस में ही किया जाता था। ये इंडिया का पहला पीआईएल माना जाता है, इंडिया का पहला पीआईएल माना जाता है इसको, ये करेक्ट है। फिर सुनील बत्रा वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन 1980, इनको डेथ पेनल्टी दे दी गई थी सुनील बत्रा को, फिर भी इनका कहना था कि मुझे भी गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार है और अगर मुझे डेथ पेनल्टी दे दी भी गई है तो मैं राइट टू लाइफ तब भी, जब तक मेरी
मतलब मृत्यु नहीं हो जाती तब तक मुझे जीवन जीने का तो अधिकार है, राइट। तो केस इज रिलेटेड टू टॉर्चर ऑफ ए प्रिजनर इन जेल, ठीक। फिर उसके बाद एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एनवायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए, ये तो आया ही आया था, ठीक है। ये तीनों मेरे ख्याल से ये तीनों सही है। इसके ऊपर मैंने एक नोट भी दिया था यहाँ पे। ये फर्स्ट पीआईएल था वो लैंडमार्क केस ऑफ फंडामेंटल राइट्स ऑफ प्रिजनर, ये सुनील बत्रा वाला, और दूसरा एमसी मेहता इज नोन एज अ वन मैन आर्मी फॉर एनवायरमेंटल लिटिगेशन, ऐसा बोला जाता है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग ये आता है हमारा बेसिक स्ट्रक्चर केशवानंदन भारती केस, केबीसी केस, वन ऑफ द मोस्ट फेमस केस। तो डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज प्रोपाउंडेड बाय द केशवानंदन भारती, बहुत सही है। राइट टू प्रॉपर्टी इज नॉट अ पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बिल्कुल सही है। ओनली द सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट हैव राइट टू डिसाइड वेदर एनी मैटर इज अ पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, बिल्कुल। उन्होंने ही बताया है कि भाई आपका जुडिशियल रिव्यू है, देन सेक्युलरिज्म है, ये सारी बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, राइट। पार्लियामेंट ऑफ इंडिया इज नॉट एम्पावर्ड टू अल्टर द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बिल्कुल सही है। पार्लियामेंट ऑफ इंडिया बेसिक स्ट्रक्चर को भाई ऑल्टर नहीं कर सकती, देयर आर सर्टेन थिंग्स। बड़े सारे लैंडमार्क जजमेंट भी हुए हैं, ठीक है, जिसमें से केशवानंदन भारती था, फिर एसआर बोम्मई केस था। अब आते हैं हम लोग आईआर वाले टॉपिक पे, ठीक है। तो पॉलिटी में आपका कितना करेक्ट हुआ कमेंट करके बता दीजिएगा। नाउ आईआर में लगभग कहा जाता है हरियाणा में आईआर नहीं आता है। पिछले साल एक क्वेश्चन आया था, इस साल 5-6 क्वेश्चन आ चुके हैं। तो कभी ऐसा मत सोचिएगा कि वो नहीं आएगा तो नहीं आएगा। एग्जामिनर की नजर वहीं रहती है जहां आपकी नजर डगमगा रही है समझ रहे हो। तो आईआर से कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं देख लीजिएगा। नाउ बिफोर वी मूव फॉरवर्ड, ये जितने क्वेश्चंस है ना यार, मैंने ऑलरेडी अपने जो हमारा यूपीएससी का प्रोग्राम है, मैं अभी एक्टिव रिकॉल का सेशन करवा रहा हूं अपने बैच में, सारे क्वेश्चंस लगभग आ रहे हैं। Which means if you are wanting to crack these state pieces examination, to prepare for UPSC examination, level अगर ऊपर होगा, you will be able to clear this examination. Okay? हमारे पास ये पूरा ये बैच देख रहे हो हमारा, ये वाला, ये जो बैच है हमारा, ये मार्गदर्शन मार्ग सेतु प्रोग्राम, मार्ग सेतु जो है वो यूपीएससी प्लस स्टेट पीसीएस के साथ ही है, ठीक है। ये मेंटोरशिप प्रोग्राम है। आपको क्या करना है, इस नंबर पे व्हाट्सएप कर देना है 9354765382 और 8587815990। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, कॉलिंग नंबर भी है। आप इस पे अपनी डिटेल व्हाट्सएप कर दिएगा। यू वांटेड टू सीरियसली एनरोल फॉर द मेंटोरशिप प्रोग्राम। हर मेंटोरशिप प्रोग्राम में हमारा मेंस का मॉड्यूल, प्री का मॉड्यूल इंक्लूड रहता है। इसी तरीके से हम लोग डीप एनालिसिस करके लेकर चलते हैं। टीचर्स मेंटर्स की बात माना करिए, क्योंकि हम लोग बहुत एक्सपीरियंस के साथ आ रहे हैं। दूसरा, बहुत एनालिसिस करके हम लोग चीज़ें बताते हैं, आपको रिसर्च करके बताते हैं, यहाँ से वहाँ से क्वेश्चंस, तो आपका बहुत टाइम जो वेस्ट होता है वो बच सकता है, ठीक है। तो फॉर पर्सनल गाइडेंस प्रोग्राम, मेंटोरशिप प्रोग्राम, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। जो प्रोग्राम है हमारा वो आप हमारे वेबसाइट से इसको एक्सेस कर सकते हैं। वेबसाइट से कैसे एक्सेस कर सकते हैं मैं आपको यहाँ पे बता सकता हूँ। ये हमारी वेबसाइट है courses.margdarshanIAS.com। ये MAGP फॉर स्टेट पीसीएस, MAGP फॉर स्टेट पीसीएस प्रो, ये प्रो है और एक एडवांस लेवल है। एडवांस लेवल पर अगर हम जाएंगे, सारे स्टेट पीसीएस हैं इसमें कवर करते हैं, चाहे वो बीपीएससी हो, एचपीएससी हो या फिर यूके पीसीएस हो, जिस भी स्टेट की आप तैयारी कर रहे हैं। ये हमारा जो स्टैंडर्ड है 6 महीने का प्रोग्राम वो 5999 का है, 12 महीने का प्रोग्राम वो 11999 का है। आपको आना है, सिंपली जाके मैसेज करना है या एनरोल भी कर सकते हैं आप डायरेक्टली। आई विल बी देयर टू हेल्प यू एंड माय टीम विल बी देयर टू हेल्प यू। ओके, ऑलराइट। एंड इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर 2027, देन नीचे टिकर में जो नंबर दे रहा है आप उस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, एंड देन यू स्ट्रेट अवे आवर टीम विल कनेक्ट विथ यू। देन आपको हम मेंटोरशिप प्रोग्राम में एनरोल कर लेंगे, जो कि MAGP फॉर 2027 है। ऑलराइट, चलिए अब हम लोग चलते हैं यहाँ पे UNFCCC के बारे में, ठीक है। क्या बात कर रहा है ये, ऑर्गेनाइजेशन एंड अग्रीमेंट और फीचर्स। UNFCCC क्या बोलता है, फ्रेमवर्क ऑफ क्लाइमेट नेगोशिएशन, बिल्कुल 1992 में आया था, ठीक। उसके बाद क्योटो प्रोटोकॉल। क्योटो प्रोटोकॉल क्या है, लीगली बाइंडिंग एमिशन टारगेट्स फॉर ऑल कंट्रीज, नहीं, सिर्फ डेवलप्ड कंट्रीज के लिए था, ठीक है। डेवलपिंग कंट्रीज के लिए, इंडिया चाइना जैसे डेवलपिंग कंट्रीज के लिए नहीं था। ऑलराइट, ये क्या है, ग्लोबल कॉम्पैक्ट माइग्रेशन लीगली बाइंडिंग अग्रीमेंट। तो इसके लिए मैं आपको दिखाना चाहता हूं ग्लोबल कॉम्पैक्ट फॉर माइग्रेशन। ओके, ये 2018 में अडॉप्ट किया गया था, अडॉप्टेड इन 2018 बाय द यूएन जनरल असेंबली। ओके, सो दीज आर दी करेक्ट आंसर्स। समझ में आया ना। उसके बाद आते हैं हमारे ये यूएन टॉक। ये कौन सी कन्वेंशन है, उसके फीचर्स क्या हैं।
यूएन टॉक क्या है? ऑल्सो नोन एज पलेर्मो कन्वेंशन, जो कि हमारा इटली में हुआ था। ठीक, यूएन कैक, जो कि ओनली बाइंडिंग यूनिवर्सल एंटी करप्शन इंस्ट्रूमेंट है। ठीक, यूएन स्पॉटलाइट इनिशिएटिव इंप्लीमेंटेड सोलली बाय आईएमएफ। तो आइए इसका आंसर देखते हैं। नॉट आईएमएफ बट इट्स बीन डन बाय द यूनाइटेड नेशंस एंड द यूरोपियन यूनियन। ठीक है, स्पॉटलाइट इनिशिएटिव क्या है? एक मल्टी स्टेक होल्डर फंड है फॉर जेंडर इनइक्वालिटी। ठीक है, जेंडर इक्वालिटी के लिए एक मल्टी स्टेक होल्डर फंड की व्यवस्था की जा रही है फ्रॉम द यूनाइटेड नेशन एंड यूरोपियन यूनियन। दिस स्पॉटलाइट इनिशिएटिव इज अ ग्लोबल पार्टनरशिप बिटवीन देम। रही बात हमारे यूएन कैक की, तो एकमात्र ऐसी यूएन की बॉडी है जो कि फोकस करती है अगेंस्ट करप्शंस एंड ब्राइबरी, एंजलमेंट, मनी लॉन्ड्रिंग ऑल। ये सही है। ठीक है, यूएन टॉक जो है फोकस करती है ऑर्गेनाइज क्राइम, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, स्मगलिंग। तो ये दोनों सही था, ये इनकरेक्ट था। ठीक, नेक्स्ट क्या बात कर रहा है हमारा? विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट? तो दे रहा है ग्लोबल कार्बन बजट 2024 इज रिलीज्ड बाय आईपीसीसी। तो इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, ये बहुत सारी रिपोर्ट रिलीज करते हैं, लेकिन ग्लोबल कार्बन बजट ये रिलीज नहीं करते हैं। ठीक है, ग्लोबल कार्बन बजट दूसरा स्टेटमेंट है, इट ट्रैक्स कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन एंड सिंक। यस, दे ट्रैक कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन एंड सिंक, बट द रिपोर्ट इज नॉट रिलीज्ड बाय ग्लोबल आईपीसीसी। लेकिन कौन रिपोर्ट रिलीज करता है? ग्लोबल कार्बन प्रोजेक्ट रिलीज करता है इस रिपोर्ट को। ये एक ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, ये मिलके ये ग्लोबल कार्बन प्रोजेक्ट को संभालते हैं और आईपीसीसी नहीं देखता इसको। ओनली आंसर इज 2 राइट। नाउ ये क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट? क्या है? इंडिया डिप्लॉयड द फर्स्ट ऑल इंडियन फॉर्म्ड पुलिस यूनिट इन लाइबेरिया। ठीक है, सही है। यूएन पीस कीपिंग ऑपरेशन आर मैंडेटेड बाय यूएन जनरल असेंबली ओनली। यहां पे ओनली लिख दिया है तो मामला थोड़ा डिस्टर्ब दिख रहा है क्या? यहां पे देख लेते हैं। सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। यूएन पीस कीपिंग ऑपरेशन आर प्राइमरली मैंडेटेड बाय यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। यहां क्या लिखा है? यूएन जनरल असेंबली। ओके, सो नॉट द जनरल असेंबली। वाइल द जनरल असेंबली इज अ रोल इन फाइनेंसिंग एंड सम पॉलिसी एस्पेक्ट्स। ठीक है, तो यहां पे इसका रोल पॉलिसी और फाइनेंसिंग का है, न कि पीस कीपिंग एंड सिक्योरिटी का है। ऑलराइट, समझ में आ गया। 2007 में इंडिया मेड हिस्ट्री बाय डिप्लॉइंग फर्स्ट एवर ऑल फीमेल पुलिस फोर्स यूनिट इन यूएन मिशन इन लाइबेरिया। लाइबेरिया जो भी कह सकते हैं। अब देखते हैं, ये इससे यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछ लिया है ऑलरेडी। ये नया क्वेश्चन हरियाणा के लिए, लेकिन यूपीएससी ने ऑलरेडी पूछ लिया है कि गाली एग्रीमेंट फेजिंग डाउन ऑफ हाइड्रोक्लोरोकार्बन्स, हाइड्रोक्लोरो और कार्बन को फेज डाउन के बारे में जिक्र किया गया था। ठीक है, पेरिस एग्रीमेंट अडॉप्टेड इन कॉप 21 2015, ये भी ठीक है, और यहीं से एनडीसी भी निकल कर आता है। उसके बाद मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एड्रेसेस बायोडाइवर्सिटी लॉस। तो यहां पर ओजोन को फिक्स करने के लिए ओजोन के बारे में जिक्र किया गया था, न कि ये बायोडाइवर्सिटी लॉस पे। बायोडाइवर्सिटी के लिए अलग इनिशिएटिव है। ठीक, तो इनमें से 2 सही हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ये देखिए, ये वाला स्टेटमेंट, इंडिया हैज कमिटेड अचीविंग नेट जीरो एमिशन बाय 2070। ठीक है, एनडीसी आर सबमिटेड अंडर द पेरिस एग्रीमेंट। ठीक है, एनडीसीज टारगेट आर लीगली बाइंडिंग अंडर इंटरनेशनल लॉ। ये चीज नहीं है, दे आर नॉट लीगली बाइंडेड। ठीक है, वॉलंटरी है। ठीक है, हर कंट्री अपना अपना टारगेट दे के भेज देती है कि ये हमारा टारगेट है, तो वो एक एथिकल पर्सपेक्टिव होता है कि यार हमने जो टारगेट बनाई है तो उसको अचीव कर लें। ठीक है, अब आते हैं ये, कंसिडर द फॉलोइंग रिगार्डिंग द यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। ठीक है, क्या बोल रहा है कि इन तीनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो मेंबर्स आर इलेक्टेड बेस्ड ऑन रीजनल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, करेक्ट है। रीजनल रिप्रेजेंटेशन मतलब सीट एलोकेट अमॉन्ग 5 रीजनल ग्रुप। कौन कौन से मेंबर्स हैं? अफ्रीकन, एशियन, यूरोपियन, लैटिन अमेरिकन, कैरेबियन एंड वेस्टर्न यूरोपियन। ठीक, दूसरा स्टेटमेंट क्या है? इंडिया हैज बीन इलेक्टेड अंडर द एशिया पैसिफिक ग्रुप फॉर द टर्म ऑफ 26 एंड 28। करेक्ट है। इंडिया हैज बीन इलेक्टेड फॉर द टर्म ऑफ इतना। इंडिया वॉज रिसेंटली इलेक्टेड टू इकोसॉक फ्रॉम द एशिया पैसिफिक कैटेगरी 26-28 के टर्म पे। ऑलराइट, नाउ इकोसॉक इज अ सब्सिडरी ऑर्गन ऑफ द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। ये दिया हुआ है, ये इनकरेक्ट है। ठीक, इट इज वन ऑफ द 6 प्रिंसिपल ऑर्गन ऑफ द यूनाइटेड नेशंस एंड नॉट अ सब्सिडरी ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल। दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, रेस्ट 2 आर करेक्ट। नाउ 26 वाला देखिए, 26 क्या बात कर रहा है? आईएमईसी जो इंडियन मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर जो बनाया गया था अपना G20 में, एम्स टू इनहेंस कनेक्टिविटी बिटवीन भारत और यूरोप। करेक्ट। IMEC include both rail and maritime component. Correct. China is not the founding participant of IMEC. बिल्कुल correct. All the 3 statements are correct. ठीक है।
दिस वॉज द इन डेप्थ एनालिसिस ऑफ पॉलिटी एंड IR। अभी हम ज्योग्राफी, इकोनॉमी, हिस्ट्री की भी लेकर आएंगे। स्टे ट्यून, रिवीजन करो और फिर यूपीएससी में बहुत अच्छा परफॉर्म करो। ऑलराइट, इफ यू आर लुकिंग टू एनरोल फॉर द स्टेट पीसीएस प्लस यूपीएससी, देन दिस इज द राइट प्लेटफॉर्म। लेट अस जस्ट डू इट। एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ना है, एकदम एविडेंस के बेस पे पढ़ना है, बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करना है। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद।